Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 10, continuation of third chapter, current electricity. Today we are going to discuss about very important topic, Kirchhoff's law. So Kirchhoff's laws अगर हम discuss करते हैं तो there are two laws in this case. Kirchhoff's law. So we are getting two laws. So the first law is called the Kirchhoff first law. So I am writing KFL, Kirchhoff first law, or it is also called as junction rule. Junction rule, or there is a one more term for this, that is current law. ये जंक्शन रूल होगा या करंट लॉ होगा. तो बेसिकली क्या होता है इस केस में, when we are on the Kirchhoff's first law, that is a current law, and second law is a potential law. Basically general difference के लिए आप कंसिडर कर सकते हो. So I am going to start with the first one right now. So अगर हम डिस्कस करते हैं Kirchhoff's first law, so what is the criteria? So when we consider the current law, तो करंट का एक बेसिक जो रूल होता है, that you know, current is a which kinds of quantity? So current is a scalar quantity, correct? So जो करंट होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट. ये स्केलर होता है, यानी तो बहुत हायर ऑर्डर में होगा तो वो होगा टेंसर क्वांटिटी, बट हम स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे. तो आप इमेजिन करो जंक्शन. अच्छा, सबसे पहले जंक्शन क्या होता है वो जानना जरूरी है. सो इट्स अ पॉइंट वेयर 3 or more than 3 वायर्स आर कनेक्टेड. किसी सर्किट में 3 or more than 3 वायर्स कनेक्टेड होंगे तो वो जंक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह होंगे, आप ऐसे इमेजिन करो रेजिस्टेंस एंड ऑल विल बी देयर. जैसे ये हो गया, यहाँ पे 1 2 3. अब मान लो ये ऐसे भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये भी जंक्शन हो सकता है. तो कितना 1 2 3 4 वायर्स. दिस पॉइंट कैन नॉट बी जंक्शन, यहाँ पे सिर्फ 2 वायर ही कनेक्टेड है. तो वायर शुड बी 3 or more than 3, देन इट विल बी कॉल्ड एज जंक्शन. सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस दे आर सेइंग इफ a current is entering to a junction, यहाँ पे ये पॉइंट पे आ रहा है करंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है करंट. ये करंट क्या है, I1 है. सपोज इसकी वैल्यू हमने 1 एम्पियर ले लिया है, वो लास्ट एग्जांपल से ले लेते हैं. I2 का वैल्यू भी आप टेकन 2 एम्पियर. देन इफ देयर इज अनदर कंडक्टर, देन टोटल करंट विल फ्लो थ्रू दिस. सो दैट इज व्हाट I3, which is 3 एम्पियर. गॉट इट? सो एज यू कैन सी इन दिस केस, व्हाट आर वी गेटिंग, this I1 and I2 will add and will be equal to what, I3, if you are seeing it very carefully. So I1 plus I2 will add is equal to what, I3. तो इसके हिसाब से क्या होता है ना, ये I1 और I2 क्या हो गया, ये क्या है, करंट्स एंटरिंग टू द जंक्शन. ये क्या है, करंट एंटरिंग टू द जंक्शन, टू द जंक्शन. ये वो करंट है जो जंक्शन पे एंटर हो रहा है. और I3 क्या होगा, I3 करंट लिविंग द जंक्शन. सो करंट लिविंग जंक्शन, ये वो करंट है जो जंक्शन को लीव करा है, लिविंग जंक्शन. ठीक है. अब इसी से हम एक और आइडिया निकाल लेते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा और अरेंज करूं तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट I1 प्लस I2 एंड ये हो गया माइनस I3 इक्वल टू 0. ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस टर्म, ये I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द अलजेब्रिक सम. अलजेब्रिक सम. ठीक है. तो ये अलजेब्रिक सम किसका होगा, ये करंट है जंक्शन पे, ये करंट है जंक्शन पे, ये करंट है मतलब ये करंट है जब हम जंक्शन पे ले रहे हैं. तो जंक्शन पे जो करंट होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. तो हमें दो चीजें मिलती है. अगर मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ डिफाइन करता हूं तो हाउ विल आई डिफाइन, हाउ विल आई राइट द स्टेटमेंट. सो मेंशन द करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन. किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन. और सेकेंड आप बोल सकते हो the algebraic sum of current at the junction is equal to 0 in an electrical network. In an electrical network or electrical circuit, algebraic sum of electric current at the junction is always 0. At any junction you consider, जो भी जंक्शन होगा हर जंक्शन पे टोटल करंट क्या होगा, 0 होगा. अब इसको ना एक और अगर आप डीपली एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड आउट कन्वेंशन के हिसाब से, अगर ना एंटर कर रहा है फॉर द एंटरिंग, मैं यहां से ले रहा हूं और सेकेंड ले लिया हमने लिविंग. ठीक है. सो अगर एंटरिंग है तो करंट को हम लेंगे पॉजिटिव और लीविंग है तो करंट को हम लेंगे नेगेटिव. यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से अगर आपको समझना है,
अदरवाइज देयर इज नो नीड। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये किस कंडीशन में कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे अभी ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे आप मान लो कि ये कोई करंट हो गया, दिस इज द करंट I1 थ्रू सम रेजिस्टेंस इट इज पासिंग, देन देयर इज अ रेजिस्टेंस R2, इसमें से करंट I2 पास हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, वहां पे एक और रेजिस्टर कनेक्टेड हो जंक्शन को, ये क्या हो गया, यहाँ पे I3 हो गया या I4 ले लो, फिर एक और यहाँ पे आप वायर ले लो जो जंक्शन पे ज्वाइन हो रहा है, यहां से करंट I3 जो है ना वो क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। देन एक और ले लिया हमने, ये हो गया, यहां से करंट भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ये क्या होगा I5। तो इसको मैं दोनों पैटर्न में देख लेता हूं। करंट एंट्रिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो रूल के हिसाब से अगर आप देखते हो तो करंट एंट्रिंग टू द जंक्शन क्या होगा, I1 इज एंटरिंग द जंक्शन प्लस I2 विल एंटर टू द जंक्शन, फिर कौन सा हो गया, I4 विल एंटर टू द जंक्शन। अब जंक्शन को लीव कौन से करंट कर रहे हैं, I3 है ना I5, तो क्या होगा, करंट लीविंग द जंक्शन वो एक साथ में होंगे प्लस I5। तो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। दूसरा क्या होगा, ऑलजेब्रिक सम वाला। तो ऑलजेब्रिक सम वाले में I1 हो गया प्लस एक होगा I2 हो गया प्लस I4 हो गया, when I3 will come this side माइनस होगा और I5 इस साइड आएगा, वो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये होगा ऑलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज व्हाट, 0। So it's not that difficult task, it's very simple. And one more thing you can see, this current is entering positive, this is entering positive, it's leaving the junction, so automatically negative होगा when you are taking it at one side. So मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। So in an electrical circuit, algebraic sum of current at any junction is always 0, ठीक है। अब इसे एक और पॉइंट आप समझ लो कि अगर इस जंक्शन पे मैंने लिया है कि करंट की वैल्यू 0 है, मतलब इसको बोलते हैं समेशन। ऑलजेब्रिक सम मतलब ये हो गया, डेल्टा I की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब यहां पे ना कोई भी करंट है ही नहीं, बराबर। जब कोई करंट है नहीं तो ये क्या बोल रहे हैं कि यहां पे कोई चार्ज बिना स्टेशनरी नहीं रहेगा। फिर इफ देयर इज नो करंट देयर विल नॉट बी एनी चार्ज व्हिच विल बी स्टेशनरी। तो ये करंट कैसे मिलता है हमको, करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो दे आर सेइंग ना द अमाउंट ऑफ करंट एंट्री टू द जंक्शन या अमाउंट ऑफ चार्ज एंट्री टू द जंक्शन पर सेकेंड will be equal to amount of charge leaving the junction per second। मतलब चार्ज पर सेकेंड क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम इज ओनली करंट। तो दे आर सेइंग कि अगर I की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो चार्ज एंटर कर रहा है पर सेकेंड और जो चार्ज लीव कर रहा है पर सेकेंड दैट विल बी इक्वल, तभी तो यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चार्ज की वैल्यू भी होगी ना वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चार्ज 0 होने का मतलब चार्ज इज फ्लोइंग बट चार्ज का टोटल वैल्यू 0, इट्स मीन चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। यहां पे चार्ज क्रिएट भी नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा, बट इट विल फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे एनर्जी का होता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहां पे सेम होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट द कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पे चार्ज 0 हो गया, मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, मतलब जो चार्ज है ना करंट फ्लो होने के बाद भी वहां पे चार्ज 0 है, मतलब हमेशा चार्ज 0 ले रहा है। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज कंजर्व होगा। तो इस केस में क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड। अंडरस्टूड। कोई नया चार्ज यहां पे क्रिएट नहीं हो रहा है और कोई नया चार्ज यहां पे क्या हो रहा है, यहां से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। और क्या है, जो चार्ज पहले से है वो चार्ज, मतलब कोई चार्ज फ्लो हो गया वहां पे आ रहा है, जितना चार्ज एंटर हो रहा है पर सेकंड में उतना ही चार्ज क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। दैट्स व्हाई टोटल चार्ज जो वहां पे होगा जंक्शन पे वो 0 होगा एंड चार्ज विल बी कंजर्व्ड। तो एक क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व्ड होगा। तो जैसे वैल्यूज देंगे आपको, करंट देंगे, पोटेंशियल देंगे, फिर चार्ज देंगे, एनर्जी देंगे, ठीक है, वैसे करके तो आपको बताना चार्ज विल बी कंजर्व्ड इन दैट केस। अभी किरचॉफ सेकंड लॉ देख लेते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है कि अगर हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लिया तो किरचॉफ सेकंड लॉ को लेने के लिए आपको क्या करना है ना, आपको क्लोज नेटवर्क लेना है इन एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क। क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क मतलब ना वो सर्किट पूरा क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लो, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए ज्यादातर एप्लीकेबल होगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। नॉर्मली तो मैं सॉल्व कर सकते हैं हम। ये कैसा होगा, ये होगा क्लोज्ड, ये होगा क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड है ना। तो ऐसा क्लोज लूप होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल है। क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क होंगे तो और इजी है।
इसके लिए तो नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, दीज थ्री आर इन सीरीज एंड इसके साथ में सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट करंट, बट इट इज फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट. So there are many, you can say network like this. So there are many loops. तो उस टाइम पे किरचॉफ्स लॉ आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा. तो हमने क्या ले लिया, किरचॉफ्स लॉ में जो सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, ये है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ. जो किरचॉफ सेकेंड लॉ होता है, ये क्या होता है, उसको बोलते हैं लूप रूल. करेक्ट, उसको बोलते हैं लूप रूल, क्लोज लूप. और जो थर्ड पॉइंट है उसको आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज लॉ. ठीक है, वोल्टेज लॉ हो गया. वोल्टेज लॉ या पोटेंशियल डिफरेंस लॉ, वैसे वोल्टेज लॉ ही लेते हैं हम. तो अब ये क्या कहना चाहता है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट, जब करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा या ड्रॉप होगा. दो ऑप्शंस होते हैं. रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा तो या तो पोटेंशियल गेन होगा या तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा. सेकेंड, ईएमएफ के लिए भी क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा या ड्रॉप होगा. हमने लास्ट क्लास में किया था, जब ना इंटरनल रेजिस्टेंस किया था ना उस टाइम पे, कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप जाते हो सेल्स के अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि ईएमएफ के लिए हो सकता है पोटेंशियल गेन हो या ड्रॉप हो, और रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल गेन हो या ड्रॉप हो. तो वो पोटेंशियल गेन और ड्रॉप को क्या बोलेंगे, चेंज. उसको बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल या चेंजेस इन पोटेंशियल. चेंज इन पोटेंशियल और चेंजेस इन पोटेंशियल. ये चेंज इन पोटेंशियल का एक्चुअल टर्म क्या मैंने बताया यहां पे, ये हो गया, ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है पोटेंशियल गेन और ड्रॉप को बिलोंग करता है. इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. इट विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप. सो हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट वन. तो दे आर सेइंग ना, यू टेक ऑल, अभी ईएमएफ का पोटेंशियल गेन और ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल गेन और ड्रॉप होगा, इसके लिए पोटेंशियल गेन और ड्रॉप होगा, इसके लिए पोटेंशियल गेन और ड्रॉप होगा. तो दे आर सेइंग इन एनी क्लोज्ड नेटवर्क, इन क्लोज्ड लूप नेटवर्क, क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ऑल्जेब्रिक सम ऑफ, ये जो पूरा ना, ये पूरे को ऐड करोगे, ऑल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो. चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो. जहां पे ये जो डेल्टा वी की वैल्यू है ना, ये दो पार्ट में कॉन्स्टेंट ये होगा, कंसिस्ट ऑफ, एक होगा ईएमएफ, जो दूसरा होगा डेल्टा वी, एक्चुअल डेल्टा वी. मतलब ये डेल्टा वी नहीं बोल सकता, इसको मैं आई आर बोल देता हूं. तो यहाँ पे पोटेंशियल गेन होगा या ड्रॉप होगा, यहाँ पोटेंशियल गेन होगा या ड्रॉप होगा, पर जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगा, जीरो होगा. तो मैं एक बार फिर से सेकेंड स्टेटमेंट रीड कर देता हूं. मतलब क्या हो गया ना, कि जितने भी ईएमएफ वाले कंपोनेंट है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको ले लो, गेन है या ड्रॉप है दैट वी डोंट नो. फिर दूसरा बोल रहा है कि जितने भी आईआर कंपोनेंट है उनको भी आप ऑल्जेब्रिकली ऐड कर दो. गेन होगा तो पॉजिटिव, अगर ड्रॉप होगा तो नेगेटिव. फिर पूरे को ऐड करोगे, टोटल वैल्यू विल बी व्हाट, जीरो. तो आई विल रिपीट द स्टेटमेंट. For any closed electrical network, algebraic sum of changes in the potential must be zero. तो जितना भी ओवरऑल पोटेंशियल गेन और ड्रॉप होगा इन अ लूप, दैट विल बी ऑलवेज जीरो. तो ये जो आपने पोटेंशियल गेन आप ले रहे हो या ड्रॉप ले रहे हो, दैट विल बी इन टू पार्ट्स. ईएमएफ कितना है उस सर्किट में और आईआर कंपोनेंट कितना है उस सर्किट में, उसके हिसाब से. तो अब ये क्या है, डेल्टा वी का वैल्यू जीरो हो गया. तो अगर आपको याद होगा ना, चेंज इन पोटेंशियल, तो जैसा होता है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. हमने सेकंड चैप्टर में क्या था ना, व्हेन अ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू. तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लोज नेटवर्क में, वो हो गया जीरो. तो W इज इक्वल टू W अपॉन क्यू. तो W की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. W क्या होता है, यहां पे W रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को. ठीक है, एनर्जी जीरो हो गया. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस सर्किट विल रिमेन जीरो. दो देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, हो सकता है एनर्जी गेन एंड लॉस होगा, बट ओवरऑल एनर्जी फॉर अ क्लोज लूप विल बी जीरो. पोटेंशियल गेन हुआ तो एनर्जी गेन होगी, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो पोटेंशियल गेन ड्रॉप होगा, मतलब एनर्जी ड्रॉप होगी या एनर्जी डिक्रीज होगा, बट ओवरऑल एनर्जी फॉर द क्लोज सर्किट विल बी व्हाट, जीरो. तो अब एनर्जी अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी फ्लो हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब एनर्जी फ्लो हो रहा है. ठीक है, बट फिर भी क्लोज सर्किट के लिए एनर्जी क्या है, जीरो है. इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगा. तो एनर्जी इज कंजर्व. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए. पहला, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व होगा,
चार्ज कंजर्व होगा। किरचॉफ सेकंड लॉ में एनर्जी कंजर्व होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है कि किस केस में क्या कंजर्व होगा। तो 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट लॉ के लिए है तो चार्ज को कंजर्व दिखा देना, और अगर सेकेंड लॉ है तो पोटेंशियल को कंजर्व बता देना। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हमारा किरचॉफ लॉ बेस्ड है, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब किरचॉफ लॉ हमारा बेस्ड है ना पोटेंशियल गेन एंड ड्रॉप के ऊपर, कि पोटेंशियल गेन हो रहा है या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल गेन हो रहा है तो हमें क्या लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो क्या लेना है। तो अब यहां पे 2 चीजें होती है कि हमने ले लिया यहां पे पोटेंशियल गेन, ठीक है, जो हमें समझ आ रहा है पोटेंशियल गेन। तो पोटेंशियल गेन में क्या होता है कि हम मूव करते हैं कहां से, लो पोटेंशियल से कहां मूव करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं। तब क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। जब पोटेंशियल गेन होगा ना तो हमारे पास 2 पार्ट है, हमें 2 कंपोनेंट पे फोकस करना है, एक ईएमएफ पे फोकस करना है, दूसरा आईआर पे फोकस करना है। जब पोटेंशियल गेन होगा तो ईएमएफ को लेना है पॉजिटिव और आईआर को भी लेना है पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल ड्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी किया हुआ इसके बारे में, बट सिंस आई एम डूइंग इट इन किरचॉफ्स लॉ तो ये अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप ना हाई पोटेंशियल से अगर लो पोटेंशियल को जाते हो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को जाते हो, तो ये क्या होगा, ईएमएफ जो होगा माइनस होगा और आईआर क्या होगा, माइनस होगा। यहां पे प्लस साइन का मतलब गेन होता है और माइनस साइन का मतलब ड्रॉप होगा। और एक और पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं कि जो मेथड मैं बता रहा हूं इट्स नॉट कंपल्सरी एवरीबडी इज गोइंग टू फॉलो द सेम मेथड, बिकॉज किरचॉफ्स लॉ को आप अलग अलग रूल से बता सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, लोग ना रूल किस हिसाब से बनाते हैं, इस साइड में समेशन ई है इक्वल टू समेशन ऑफ वी, है ना, इस हिसाब से भी लोग एक्सप्लेन करते हैं, वी अंदर से आई आर। और कहीं पे क्या होता है, लोग समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर। तो अब यहां पे आई आर का मतलब अलग हो जाएगा ना, अगर आप इक्वल टू साइड के उस साइड लोगे, और अगर इक्वल टू के पहले ले रहे हो तो आई आर का मतलब चेंज हो जाएगा। सो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो। कभी हो सकता है कि मैंने कोई रूल बताया, थोड़ा सा रूल में वेरिएशन हो सकता है, बट वॉट एवर रूल आई एम टेलिंग इज 100% करेक्ट रूल। मतलब कोई भी बताएगा करेक्ट ही बताएगा, जो भी मेथड बताएंगे दैट विल बी करेक्ट ओनली, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट हो सकता है शायद ना यू मे फाइंड कि ना वहां पे जो डायरेक्शन है पोटेंशियल ड्रॉप और गेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरह से बता रहे, वी डोंट हैव टू फॉलो दैट वन। मतलब उनके केस में आप फॉलो कर लो, बट हम वैसे नहीं फॉलो करेंगे। हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लेंगे, वी विल मूव अहेड विद दैट कॉन्सेप्ट ओनली, कि पोटेंशियल गेन होगा तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन होगा, अगर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आपको माइनस साइन लेना है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब इनको ना सेल और ईएमएफ में होता कैसे है ये देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल गेन कब हुआ रहेगा, मान लो कि ना ये लूप है, ये सेल है, या मैं इसको सेपरेटली बता देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर पोटेंशियल गेन ड्रॉप कहां क्या हो रहा है वो आप आइडेंटिफाई कर लेना। ये हो गया आपका ईएमएफ, बराबर। फिर वापस से मैंने ये लिया, ये है ईएमएफ, गॉट इट। देन आप देखें ये आर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सो करंट आई विल फ्लो थ्रू दिस, और सेम कंडीशन हमने यहां ले लिया, ठीक है। ये आर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, गॉट इट। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है सर्किट के लिए कि लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल क्या है। तो ये सर्किट या वो जो कंपोनेंट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल का ये, तो जो बिगर टर्मिनल होगा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल लेना है, लोअर टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल लेना है। तो ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और यहां पे भी सेम क्राइटेरिया, आप ऐसे लो एंड हाई में ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि ये लो हो गया और ये टर्मिनल हाई हो गया। यहां पे भी नेगेटिव लो हो गया और पॉजिटिव हाई हो गया। अब करंट के केस में क्या होगा, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू रेजिस्टर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टर के जिस पॉइंट पे करंट एंटर हो रहा है, रेजिस्टर के जिस पॉइंट पे करंट एंटर हो रहा है वो होगा हाई पोटेंशियल, और रेजिस्टर के जिस पॉइंट से करंट लीव कर रहा है वो होगा लो पोटेंशियल। जिस पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है, एट एंटरिंग पॉइंट हाई पोटेंशियल एंड एट लीविंग पॉइंट लो पोटेंशियल, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू अस, है ना। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी चीज को ध्यान रखेंगे, एंटरिंग टू दिस पॉइंट हाई पोटेंशियल, करंट इज लिविंग टू दिस पॉइंट लो पोटेंशियल। अब क्या होता है कि हमें लूप लेना है, लूप आप डिसाइड करते हो, वो लूप आपको समझ में आया कौन सा लूप लेना है, तो ये इस तरह से, बराबर। तो आप इमेजिन करते हो कि ना लूप, ये वो कंडीशन है जिसके लिए लूप इज अ बेसिकली ऑब्जर्वर, कोई लूप के अंदर से जा रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है लूप को फॉलो करके।
तो अब एक बंदा है जो लूप को फॉलो करके ऐसे जा रहा है एंड ऑब्जर्विंग दिस ईएमएफ, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि वो कहां से कहां जा रहा है, इस बंदे को लग रहा है इस साइड से इस साइड जा रहा है ना, ऐसे लूप इस डायरेक्शन में, तो इस साइड से इस साइड जा रहा है, मतलब वो बंदा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है। जब लो पोटेंशियल टू, अच्छा ये मैंने लो टू हाई लिखना ना, एल और एच, अगर लो टू हाई जा रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस केस में देख लो, जब इस केस में बंदा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये एरो ऐसे ना, तो बंदा यहां से ऐसे जा रहा है, तो पहले हाई पोटेंशियल लगा फिर लो पोटेंशियल, मतलब बंदा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है मतलब पोटेंशियल गेन हो गया, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, हाई टू लो पोटेंशियल ड्रॉप। अब इस केस में देख लेते हैं, एक लूप है ऐसे जा रहे हैं, तो जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप कहां जा रहे हो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो जो आई आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाई टू लो होगा, तो माइनस साइन हो जाएगा। अब इस केस में हमने उल्टा ले लिया, यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है या डायरेक्शन ऑफ लूप, ये लूप का डायरेक्शन है, तो अब लूप के हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो तो कहां से जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो आई आर क्या होगा, प्लस होगा। ये जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लूप है, जो आपको इमेजिन करना पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ लूप। और डायरेक्शन ऑफ लूप के ना दो पैटर्न ऐसे हो सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ लूप क्लॉकवाइज हो सकता है, ये क्लॉकवाइज का पार्ट है, और या डायरेक्शन ऑफ लूप एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। समझ में आ रही बात, ये थोड़ा सा ना डल दिख रहा होगा आपको मार्कर, हाँ, तो मैं फिलहाल मार्कर चेंज कर देता हूं। इज दैट क्लियर? सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी बिग डिफिकल्टी। सो अब आप क्या करते हैं, ये याद रख लेना, जब हम डायरेक्शन ऑफ लूप लेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब वो क्या है आप स्लोली स्लोली समझ जाओगे आप, और आपको ना फ्रीडम है, जैसे ना अभी हो सकता है, जैसे ये सर्किट है, जैसे ना अभी आपको एक मिला, ये इस तरह से हमें मिला नेटवर्क, ठीक है, रजिस्टर ईएमएफ वगैरह होगा, तो ये एक नेटवर्क, ये क्लोज लूप ये हो गया, दूसरा क्लोज लूप ये हो गया। तो अब इसके अंदर हमको ना लूप बुक्स में, किसी किसी बुक में, मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको इस तरह से होगा, ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया रहेगा, इसका मतलब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट मैं क्या चाहता हूं कि हम ना कंपेयर करें इस सेगमेंट को, हम इस सेगमेंट को देखना चाहते हो तो इस लूप को देखेंगे, इस सेगमेंट को देखना चाहते हो तो इस लूप को देखेंगे, इस सेगमेंट को देखना चाहते हो तो इस लूप को देखेंगे, इस सेगमेंट को देखना चाहते हो तो इस लूप को देखेंगे। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस शेप। मान लो अगर नेटवर्क आपका ऐसा है, नेटवर्क आपका ऐसा है, तो क्या करेंगे हम उसके हिसाब से बना लेंगे लूप, है ना, कोई इशू नहीं। और फिर उसमें वो क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, वो देख लेंगे हम, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ये लूप है, इसमें क्लॉकवाइज हो, इसमें भी क्लॉकवाइज हो, दोनों में जो लूप बनाया हमने, हो सकता है इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है इसमें क्लॉकवाइज हो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो, या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो आप लूप कैसे लेना है वो आपकी चॉइस है। कहीं कहीं पे लोग ना आपको बताएंगे कि ना आप दोनों में क्लॉक क्लॉक ही लो, दोनों में एंटी एंटी क्लॉक ही लो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, यू कैन टेक क्लॉक एंटी बोथ, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इन बोथ लूप यू हैव टू टेक सेम डायरेक्शन फॉर द लूप। नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन Kirchhoff's law. So this is the electrical network. So as you can see, closed loop, two closed loops are given, and we have to find the current through each branch. तो सबसे पहले क्या होता है ना कि कितने पावर सप्लाई सर्किट में, पहले वो देखो, इधर ओनली 2 पावर सप्लाई, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है कि 2 पावर सप्लाई है, तो एक का पावर सप्लाई से करंट I1 है, सेकंड पावर सप्लाई से करंट I2 यू कैन टेक। सो वी विल सी दिस वन, ये दिख रहा है आपको, तो यहां पे एक पावर सप्लाई और ये सेकंड पावर सप्लाई है, दैट 2 पावर सप्लाई। सो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस पावर सप्लाई वी इमेजिन करंट I1 विल बी रिलीज्ड। तो जितना करंट इससे रिलीज होगा उतना ही करंट इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक है, I1। तो अगर आपको इंडिकेट करना है तो ये करंट यहाँ पे आके वो I1 होगा, और यहाँ पे ये करंट उसी अमाउंट से अप्रोच भी कर रहा होगा ऐसा, तो ये पूरे ब्रांच का क्या होगा, I1 करंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब ये वाले पावर सप्लाई से ले लो, तो इस पावर सप्लाई से हमने इमेजिन किया कि करंट जो रिलीज हुआ है उसकी वैल्यू I2 रही होगी, इमेजिन कर लेते I2, तो उतना ही करंट क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो अगर करंट तो अप्रोच करा तो इस ब्रांच में भी क्या होगा, I2 होगा, वो करंट आगे कंटिन्यू होकर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। गॉट इट? अब क्या होता है कि ये दोनों करंट यहां पे आके जंक्शन पे मीट होंगे, तो करंट एंट्री टू द जंक्शन, और फिर ये एंटर होके इस जंक्शन में आएंगे, ये करंट क्या हो जाएगा, I3 ले लिया हमने, तो इसमें से भी पास होगा। तो एक जो है ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो यहीं पे हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट एंट्री टू द जंक्शन इज करंट अमाउंट ऑफ करंट लिविंग टू द जंक्शन। तो करंट लिविंग टू द जंक्शन इज I3, करंट एंट्री टू द जंक्शन क्या है, I1 प्लस I2 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया।
ओके, मैं आराम से जा रहा हूं, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी। हाँ, स्पीड में जाके कोई मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। सो अब क्या होता है, हमारे पास लूप है, तो हमने दो लूप ले लिया, एक ए बी ई एफ ए, तो जहां से स्टार्ट करो वहां तक आना जरूरी है। दूसरा लूप क्या होगा, बी सी डी ई बी। अब ना अगर मान लो ये लूप के अलावा मुझे एक और लूप लेना होता तो ये बीच वाले पार्ट में इमेजिन नहीं करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ ए भी एक लूप हो सकता है। तो पहले दो लूप है हमारे पास, तो हम उसके हिसाब से ही लेंगे, लेकिन लूप लेने से पहले ना आप पहले लूप बनाओगे, यू मेक द लूप। अच्छा, लूप बनाने से पहले एक और चीज कर लो तो बेहतर होगा, हाई एंड लो पोटेंशियल फॉर ईच। तो देखो अगर मैंने यहां पे कंसीडर करूं इस पर्टिकुलर पार्ट से हाई एंड लो, तो देखो ये ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये लो पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हाई पोटेंशियल होगा। फिर इस पर्टिकुलर एंड पे ना रजिस्टर के ये एंटर कर रहा है करंट, तो ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा। इस पर्टिकुलर एंड पे क्या करंट लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल हो गया। फिर यहाँ पे करंट इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट से करंट लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, इस एंड ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो लो पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे करंट एंटर हो रहा है तो हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट पे करंट लीव कर रहा है तो वो क्या होगा, लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट है जितने में उनके हमें हाई और लो पोटेंशियल मिल गया। अब हमें लूप लेना है, तो लूप लेने के लिए क्या होगा ना कि आप इसके अंदर एक लूप ले लो। अगर रेक्टेंगुलर आपको मिल रहा है अगर ये लूप, तो आप रेक्टेंगुलर शेप का बना लो। ठीक है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर शेप का बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा वो डिसाइड करना है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। आप क्या करो ना, कभी भी अगर ले रहे हो तो आप ना पावर सप्लाई के पास में खड़े हो जाओ, तो पावर सप्लाई के पास, और उसके पास वाला जो ब्रांच है उस पे, यहाँ पे अब पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के पास में खड़े हो जाओ। ठीक है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर जाएगा उस डायरेक्शन में एक एरो बना दो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए ऐसे डाउन। अब उसी लूप को कंटिन्यू कर लो, क्यों कर रहे हो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, यहां पे भी पावर सप्लाई के पास में खड़े होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के पास, फिर वहां से नेगेटिव तरफ जाते हुए एक आप लूप बना लो। ठीक है, ऐसा ये कोई रूल नहीं है कि आप वहां पे खड़े होकर आप ड्रॉ करो, ये एक सिंप्लिसिटी के लिए कि आपको ना इससे ना आंसर थोड़ा सा इजीली मिल जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, तो ऐसा रूल नहीं है कि आपको वहीं पे सेट होकर आपको लूप बनाना है। सो अब क्या हो गया, इन लूप, इन लूप, तो पहले कौन सा लूप ले रहे हैं हम लोग, इन लूप ए बी ई एफ ए। सो इन लूप ए बी ई एफ ए। ठीक है, इस लूप में क्या होगा, अब हमारा रूल है कि हम देखते हैं कितने ये, एक तो ईएमएफ हो गया, फिर आईआर और आईआर, तो हम ना ईएमएफ से स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ क्या से स्टार्ट करते हैं, मतलब लूप ऐसे जा रहा है तो इस ब्रांच में हम ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे। तो ईएमएफ क्या होगा, जब ऐसे नीचे जाएगा ना, ऐसे आप डाउन जाओगे लूप के हिसाब से। आपको लूप का डायरेक्शन फॉलो करना है, हाई लो के हिसाब से आपको कंसिडर करना। अगर हाई टू लो जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लो टू हाई जा रहे हो तो पोटेंशियल गेन, ड्रॉप के लिए माइनस और गेन के लिए प्लस होगा। तो अब ऐसे अगर जा रहे हो तो पावर सप्लाई में हाई से हम लो जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये 12 का होगा, -12 होगा। फिर आप यहां से होके इस ब्रांच से जा रहे हो, तो अब जब इस ब्रांच से पास हो गए तो 2 ओम से पास हो रहे हो, करंट I3 है, तो कितना होगा, लो से हाई जा रहे हैं, तो क्या होगा, लो से हाई जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 2I3 हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इनटू करंट। फिर अभी अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, जब यहां से ब्रांच होती है, जब यहां पे आओगे, क्योंकि आप इस हिसाब से लूप के हिसाब से ले रहे हैं, लूप के हिसाब से, तो ये ब्रांच का आपने ले लिया, इस ब्रांच का ले लिया, इस ब्रांच का ले लिया, इस ब्रांच में कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है। तो अब जब ऐसे आते हैं तो क्या होगा, लो टू हाई, तो लो टू हाई अगेन पोटेंशियल गेन होगा, तो क्या मिलेगा आपको, +5I2 मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0। एज वी हैव सीन I3 का वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -12 प्लस ये क्या होगा 2, I3 का वैल्यू क्या होगा, I1 प्लस I2। ठीक है, प्लस क्या होगा, ये 5I2 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, -12 को ऐसे कर दिया, ये प्लस क्या हो गया, ये ना थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं है। आप इसको ना डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 5I2 और 2I2 मिलकर 7I2 बन जाएगा, आपको डायरेक्टली अगर वैल्यूज मिल रहा है तो आप उस पॉइंट को कर सकते हो। अच्छा एक मिनट, ये ना 5I1 था, सॉरी मैंने यहाँ पे ना गलती कर दिया, ये 5I1 है, ये 5I1 है, थोड़ा एक्साइटमेंट मैंने I2 ले लिया है ना। वापस से ध्यान दो, ये क्या था, -12, ये 2I3 और ये क्या होगा, 5I1, इस ब्रांच से I1 करेंगे तो ये 5I1 होगा। तो ये 5I1 और 2I1 ऐड होकर क्या मिलेगा हमको, 2I1 है 5I1, ये आपको देगा 7I1, तो ये 7I1 होगा प्लस 2I2। अब 12 का क्या करना है, 12 विल गो ऑन राइट हैंड साइड, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ना दूसरा लूप ले लेते हैं, तो दूसरे लूप में ये क्या हमारा जो है ना मेथड का प्रैक्टिस हो जाएगा कि हम कैसे लूप ले रहे हैं। कौन सा लूप होगा, BCDEB।
तो बी सी डी बी ई लूप हम ले रहे हैं। इस लूप में वापस आप पावर सप्लाई यहां से स्टार्ट करो। ये देखो ये डाउन जा रहा है ना, तो पावर सप्लाई के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है, फिर यू आर गोइंग लाइक दिस। तो क्या होगा, हाई टू लो मतलब -6 हो गया, ड्रॉप हो रहा है। फिर आप ये ब्रांच में आ जाते हो, व्हेन यू आर कमिंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, ये लो से हाई जा रहे हो। लो से हाई करंट क्या I3 है, रेजिस्टेंस क्या है 2 है, तो 2I3, आप लो से हाई जा रहे हो, प्लस होगा। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, देन यू विल कम टू दिस पॉइंट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर यू आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगेन आप लो से हाई जा रहे हो, तो क्या 3 ओम है, I2 करंट है, तो 3 ओम I2 करंट और लो टू हाई है, इसके लिए क्या होगा, प्लस होगा। एंड ये क्या होगा, 0 हो गया, है ना, जो पोटेंशियल चेंजेस इन पोटेंशियल विल बी मस्ट बी 0। तो अब ये क्या होगा, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ये -6 हो गया, प्लस 2 I3 का वैल्यू क्या होगा, I1 प्लस I2 है, ये क्या प्लस 3I2 इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं, -6 प्लस क्या होगा, ये 2I1 प्लस 2I2 प्लस क्या होगा 3I2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 2I1 विल बी 2I1, ठीक है, प्लस 2I2 प्लस 3I2 विल बी व्हाट 5I2, और ये वैल्यू उधर चली गई, तो ये 6 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होता है ना, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए, इसको सॉरी इनको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, मैं समझो कि मुझे I1 ऑप्टिंग करना, I2 ऑप्टिंग करना, पहले मैं वो डिसाइड कर लेता हूं। I want to get I1, तो मैं I2 की वैल्यूज को इक्वेट करना चाहता हूं, है ना, तभी तो कैंसिल होगा। ये दोनों वैल्यू को इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 5 है, तो इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते हैं इक्वेशन क्या मिलता है हमको, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 35 I1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 I2, देन 5 एंड 12 का होगा 60 हो गया। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4 I1 प्लस 2 5 10 I2 इज इक्वल टू 2 6 12। अब क्या होता है कि यहां पे माइनस दे दो, तभी तो कैंसिलेशन होगा इनका, सबको माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 35 I1 माइनस 4 I1 क्या हो जाएगा, 31 I1 हो गया, करेक्ट, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 48। सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर I1, I1 will be 48/31 एम्पियर। तो इसमें ना बहुत वियर्ड आंसर दिख रहा है, तो मोस्टली ऐसा होता है किरचॉफ्स लॉ में, जितना ज्यादा वियर्ड आंसर दिख रहा है उतना ज्यादा चांसेस है करेक्ट होने के, ऐसा मोस्टली सर्किट में हो जाता है। तो वियर्ड आंसर देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ना हम जैसे न्यूमेरिकल करते हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, प्रैक्टिकली उतना ही करंट फ्लो होता होगा, हमको पता नहीं है ना, दैट कैन बी इन अ फ्रैक्शन आल्सो, दैट कैन बी डेसिमल एंड ऑल। अब हम क्या करते हैं, I2 निकालना है, तो वही सिंपल सा रूल है। I2 के लिए क्या करोगे, लाइक ना मैंने I1 की वैल्यू को रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, सो पुट I1 इज इक्वल टू 48/31, कहां पे पुट कर दिया, इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, ये 2 हो गया, I1 की वैल्यू क्या है 48/31 प्लस क्या है 5I2 इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो ये क्या होगा 96/31 प्लस क्या होगा, ये 5I2 हो गया इज इक्वल टू 6। तब क्या होगा, 5I2 को हमने ये ले दिया, तो ये होगा 6 माइनस 96/31। तो अब अगर उसको प्रॉपर्ली देखेंगे तो 31 ऐसे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 6 इज 18 माइनस 96, तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 90/31 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, तो I2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, है ना, ये 5I2 होगा एक्चुअल में, तो I2 विल बी व्हाट, I2 इज इक्वल टू 90/31 इंटू 1/5, तो ये कैंसिल होगा, कितना होगा 18 ना, 18 5 90, तो I2 का वैल्यू हो गया 18/31 एम्पियर। तो हमको ना I1 करंट की वैल्यू भी मिल गई, इस बार कितना करंट फ्लो रहा है, I2 का वैल्यू मिल गया। I3 भी निकाल सकते हैं ना, वेरी इजी। I3 की वैल्यू क्या है, I3 इज द सम ऑफ I1 प्लस I2, है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो I1 का वैल्यू कितना मिला हमको 48/31, I2 का वैल्यू कितना मिला है 18/31, तो एलसीएम क्या होगा 31 और ये क्या होगा 66 एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, I3 की वैल्यू हो गई, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन है ना, वो कैसा होता है, उसमें आपको डायग्राम वगैरह सब ड्रॉ करना है, क्वेश्चन समझ के करना है सारी चीजों को, ठीक है। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें इतना ज्यादा, बट क्या होता है ना, आपको ना लूप लेने आना चाहिए। देखो मैंने जो लिखा है यहाँ पे, स्टेप्स को बहुत बढ़ा दिए मैंने। स्टेप्स को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है केस में, है ना। बाकी आपको ना अगर शॉर्टकट में आता है, कैलकुलेशन में यू आर वेरी गुड एंड ऑल, तो यू कैन स्किप मेनी स्टेप्स इन दिस, है ना। आपको एग्जैक्टली सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने कंपल्सरी नहीं है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दे आर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ है ना, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड ईएमएफ 6 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R1 ले लिया इसको और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं R2 ले लिया, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 1 ओम। ठीक है, दो सेल्स है E1 एंड E2 है एंड बोथ आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 2 ओम एंड दिस 1 ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो कंडीशन क्या है कि अगर हमने ये कंडीशन लिया है तो अब उसके बाद क्या बोले ना, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कैसे है, ये जो सेट है connected in parallel, connected in parallel so as they flow current in same direction, they flow current in same direction, but कहां से same direction में flow करेंगे, through external resistance, same direction through external resistance, through external resistance of 4 ohm, external resistance of 4 ohm। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो वही सेम क्वेश्चन कि I through each branch, I through each branch, और अगला क्वेश्चन क्या है, and potential difference across 4 ओम। अब क्या करते हैं, अब हमें इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अ ह्यूज डिफिकल्टी। तो हमने दो पैरेलल सेल्स ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे ले लेते हैं, दो पैरेलल सेल्स, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी जगह लेनी पड़ेगी। तो ये दो पैरेलल सेल्स बना लेते हैं हम लोग, ये दो पैरेलल सेल्स बना लिया। ठीक है, और एक कॉमन रेजिस्टेंस में से पास हो रहे हैं ना ये, तो ये इस तरह से। ठीक है, चलेगा। तो ये जो है आपका सेल, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ऐसा हमने अजम्पशन ले लिया। ठीक है, तो E1 एंड E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, ये E1 है, E1 का वैल्यू कितना लेना है हमें, 12 वोल्ट लेना है, और R1 का वैल्यू कितना लेना है हमें, 2 ओम लेना है। ठीक है, फिर यहां पे ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गया, ऐसे ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, बराबर। फिर ये हो गया E2, वैल्यू कितना हो गया, 6 वोल्ट, and what's the value for R2? R2 का वैल्यू क्या, 1 ओम। गॉट इट। फिर क्या बोल रहे हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज दे फ्लो करंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो अब देखो ना, ये E1 है, बराबर, E1 से करंट रिलीज होगा और E2 से करंट रिलीज होगा, दो ही पावर सप्लाई है। तो आप क्या करोगे, इनका कनेक्शन ले लो। तो E1 से जो करंट रिलीज होगा उसको हमने ले लिया है I1, बराबर। तो E2 से करंट रिलीज होगा उसको हमने I2 ले लिया। तो अब ये आगे जाके यहां पे ऐसे मैच होंगे, ये यहां से आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो बीच में से, तो ये क्या हो जाएगा, दे विल फ्लो करंट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इस डायग्राम में थोड़ा और भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो दिस इज, यू राइट कैपिटल R विच इज इक्वल टू 4 ओम। ये डायग्राम को ऐसे भी बना सकते थे कि लाइक ना, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड सेल हो गया, बराबर, दोनों ने करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कराया, ये करंट, ये यहां से ये करंट। ठीक है, तो यहां से I1 आया, यहां तक I1 आएगा, फिर यहां से I2 आया, ये दोनों करंट मिलके ना फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे भी बना सकते थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऊपर भी हो सकता था, या ये डायग्राम भी चलेगा। तो मुझे ये डायग्राम बेटर लग रहा है, सो विल गो अहेड विद दिस वन। अब कंडीशन वही है, आप नाम ले लो इसका। तो दिस द पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D एंड दिस E एंड दिस F। सो हमारे पास दो लूप मिल रहे हैं, A, B, C, F, A। अब कंडीशन वही हो गया कि हम ना हाई लो वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पावर सप्लाई में ये साइड हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल हो गया। अच्छा, यहां पे क्या होगा, ये दोनों करंट ना ऐसे यहां बगल, ये इस ब्रांच आएगा I1, ये ब्रांच से ये करंट ऊपर चला गया, ये I2 हो गया, ये दोनों करंट यहां पे ज्वाइन हो गए, इस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज व्हाट I3। तो अब आपको जो बात समझ में आ रही है वो क्या होगा, जो I3 करंट है वो क्या होगा, सम ऑफ करंट I1 एंड सम करंट I2, है ना। क्यों, क्योंकि करंट लीविंग द जंक्शन इक्वल टू करंट अप्रोचिंग द जंक्शन। अब इसको हम आगे बढ़ाते तो क्या होगा, ये पॉइंट होगा। तो यहां पे करंट, इस डायरेक्शन में करंट कैसे जा रहा है, इस ब्रांच में करंट ऐसे जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहां पे करंट अप्रोच कर रहा है रेजिस्टर को, तो ये हाई हो गया।
इस पॉइंट से लीव कर रहा है रेजिस्टर को, तो ये लो हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे करंट क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो ये हाई होगा, ये पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ये पावर सप्लाई में लो नेगेटिव है तो लो हो गया, ये हाई हो जाएगा। अब रेजिस्टर क्या होगा, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है ना, मतलब करंट ऐसे कंटिन्यू, दिस पॉइंट विल हैव अ हाई एंड दिस पॉइंट विल हैव अ लो पोटेंशियल। अब हमको क्या करना, लूप लेना, बराबर। तो लूप के लिए क्या हो गया, हमने ऐसे लूप ले लिया, ये स्क्वायर टाइप की लूप ले लेते हैं, या सॉरी रेक्टेंगल टाइप लूप, बराबर। अब जैसा मैंने बताया था, जब आप लूप लेते हो ना, तो लूप के लिए आपको करना क्या होता है कि यू बी वेरी क्लोज टू पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के पास में आ गए, फिर आपको देखना कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो क्या होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब आप राइट में जाओगे, तो लूप को उसके हिसाब से कंटिन्यू कर लो। तो पहले वाले में लूप क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। दूसरे के लिए देखते पावर सप्लाई के पास खड़े हो जाओ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो इस साइड जाना है, तो उसके हिसाब से लूप को कंटिन्यू कर लिया आपने, ठीक है। अब हम इक्वेशन से ले लेते हैं। नाउ वी कैन टेक लूप ए बी सी एफ ए। सो ए बी सी एफ ए लूप हमने ले लिया। तो अब इस लूप के हिसाब से आप स्टार्ट कहां से करेंगे, पावर सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। पावर सप्लाई का वैल्यू, पावर सप्लाई का वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट। तो आप इस एरो को, इसको डायरेक्शन ऑफ लूप को फॉलो करते हुए जाओगे, मतलब हम ऐसे ट्रेवल करके जाएंगे। तो जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो पावर सप्लाई कहां से जा रहा हूं, हाई टू लो जा रहा हूं, मतलब 12 वोल्ट है। तो मैंने लिखा हाई टू लो जा रहा है ना, हाई टू लो मतलब डिक्रीज, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो -12 हो गया। फिर आप इस रेजिस्टेंस से जब जाओगे तो ये लो टू हाई होगा, तो मतलब लो टू हाई है तो मैं उसके लिए पहले साइन लिख देता हूं प्लस, लो टू हाई मतलब प्लस। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, करंट कितना होगा, I1 होगा। फिर आप उसके बाद आप इस रेजिस्टेंस से पास होते हो, तो वापस से लो टू हाई जा रहे हो ना, लो टू हाई है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं प्लस। फिर कितना है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितना है इस ब्रांच में, I3 है। ये कितना होगा, 4 ओम रेजिस्टेंस में से I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। 4 ओम रेजिस्टेंस में से I3 करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज व्हाट, 0। अब क्या I3 का वैल्यू यू नो, I1 प्लस I2, ये क्या होगा -12 प्लस ये क्या होगा 2I1 प्लस ये होगा 4, I3 का वैल्यू I1 प्लस I2। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये -12 हो गया प्लस, अब अगर देखो ना तो ये 2I1 और ये 4I1 होगा, जो एक्चुअल में हो जाएगा 6I1, ठीक है। और उसमें से 4I2 बचा रह जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार ये स्टेप को स्किप कर, मतलब ओपन करके फिर ऐड करके देखना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6I1 को आपने यही रहने दिया, 4I2 को भी हमने यही रहने दिया, और जो 12 है वो उधर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा लूप लेंगे, सेकेंड लूप। सो कौन सा लूप हो गया, सो इन लूप, कौन सा लूप, एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ वाला लूप लेंगे। इस लूप में क्या क्राइटेरिया है, अगेन वेरी सिंपल, कि आप पावर सप्लाई से स्टार्ट करो, आप इसके लिए ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो पावर मतलब ऐसे जा रहे हो ना इस ब्रांच के लिए, इस डायरेक्शन में, तो कहां होगा, हाई टू लो जा रहे हो, तो कितना है 6 वोल्ट, तो हाई टू लो मतलब माइनस हो गया एंड 6 वोल्ट। अब इसके लिए कहां जा रहे हो, लो टू हाई जा रहे हो, लो टू हाई मतलब प्लस हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 1 ओम है, बट कितना करंट फ्लो रहा है उसमें से, I2 फ्लो रहा है, ठीक है। अब उसका मतलब यहां पे आ जाते हैं, लो टू हाई जा रहे हैं मतलब ब्रैकेट में प्लस साइन दे दिया। फिर कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम है, और कितना करंट फ्लो रहा है, I3, तो इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो कैसा होगा, ये -6 हो गया प्लस ये I2 को I2 ही रहने दो, प्लस क्या हो गया, ये 4 हो गया, ब्रैकेट में क्या हो गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो ये क्या 4I2 है और ये क्या I2 है, तो 4I2 एंड I2 क्या हो जाएगा, है ना, 4I1 यहाँ पे बचेगा। आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4I1 तो बचा ही रहेगा, और I2 और 4I2 के साथ में ऐड होगा तो क्या होगा, 5I2 हो जाएगा, और ये 6 अगर उस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। वापस है साइमल्टेनियस मेथड। तो साइमल्टेनियस मेथड के लिए क्या करना है, पहले आप देखो कि कौन सी वैल्यू आपको ऑप्टेट करनी है, कौन सी कैंसिल करनी है। तो सपोज दैट वी डिसाइडेड कि हमको ना ये कैंसिल करना है I2 की वैल्यू को, पहले हम I1 ऑप्टेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इस इक्वेशन का क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते क्या वैल्यू मिलता है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 5, तो कितना 5 6 30I1, ठीक है, प्लस 5 हो जा 20I2 हो गया, बराबर, देन 12 5 जा 60 हो गया, गॉट इट। अब क्या करना है, अब अगले पॉइंट पे यहां पे वेन क्या होगा, दिस 4 4 जा 16 प्लस 4 5 जा 20I2 इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू, 6 4 जा 24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस कर दो यहाँ पे, माइनस माइनस ये कैंसिलेशन, ये कितना हो गया 14I1, करेक्ट। और ये वैल्यू कितना हो गया, ये 6 हो गया, एंड ये 5 एंड 3 36।
I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 36/14, कैंसिल हुआ वैल्यू कितना होगा 18/7 एम्पियर मिला। मतलब I1 करंट की वैल्यू मिलेगी ना, I1 करंट की वैल्यू होगी 18/7 एम्पियर। अब क्या करना है हमको, अब हमको सिंप्लीफाई करना है सेकंड पार्ट के लिए, दैट इज I2 के लिए कौन सा इक्वेशन ले लो जो आपको सिंपल लग रहा हो, तो मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है सेकंड इक्वेशन। तो अभी आप मेंशन कर दो पुट I1 इज इक्वल टू 18/7 कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं, 4 is 4, I1 का वैल्यू इज व्हाट 18/7, मैंने यहां पे पुट किया, प्लस ये क्या है 5 है और ये I2 है, इक्वल टू क्या 6 है, 84 जा कितना होगा 72/7, प्लस क्या है 5I2 इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब क्या करना है, और अगर डिटेल में जा रहे हैं तो ये क्या होगा 5I2 को ये रहने दो, ये 6 हो गया, माइनस 72 अपन क्या होगा 7 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 7 हो गया, 7 6 क्या होगा 42, माइनस क्या होगा 72, सिंप्लीफाई करोगे तो ये -30/7 आ रहा है, -30/7 ध्यान देना। फिर I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -30/7 इंटू 1/5, तो 5 6 तो 5 आएगा -6/7 एम्पियर। तो अब ना एक छोटा सा ट्विस्ट देखो आप क्या है इसमें, कि I2 का वैल्यू आपको मिल रहा है -6/7 एम्पियर। तो करंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है कि करंट नेगेटिव है तो कोई इशू नहीं है, इसका मतलब जो I2 का करंट आपने इस साइड लिया था ना, वो इस साइड नहीं फ्लो होगा, वो इस साइड फ्लो होगा। अब आप बोलोगे कि ना ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, वो रिवर्स क्यों जाएगा। क्या होता है, ये पावर सप्लाई का स्टोरेज इतना ज्यादा होता है कि ओवरऑल सर्किट के लिए ना पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है और ऐसे होता है, तो करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा, मतलब करंट यहां से आएगा, इसका जो है ईएमएफ का स्टोरेज इतना वीक हो जाता है इन कंपेयर टू दिस, ये मोर इफेक्टिव होगा। तो ये डोमिनेंट यू कहते डोमिनेटिंग ये वो रहेगा ईएमएफ, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, समझ में आया। तो माइनस साइन का मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमको मिल रहा है वो हमें नहीं लेना है, अब मतलब वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, जो डायरेक्शन हमने लिया है वो डायरेक्शन नहीं लेना, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेना। बट आपको समझना है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन व्हिच वी हैव अज्यूम्ड इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू द ऑब्टेन्ड वन। अब क्या होता है, I3 का वैल्यू क्या होगा, I3 होगा I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू क्या है, वो माइनस साइन के साथ में पुट करना है, तो I1 का वैल्यू है 18/7 और I2 का वैल्यू क्या है -6/7। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7 हो गया, ऊपर क्या होगा 12, तो 12/7 एम्पियर। ओके, अब क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन क्या है, I थ्रू ईच ब्रांच है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो 4 ओम में कितना करंट पास हो रहा है I3 ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू I3 इंटू कैपिटल R। I3 की वैल्यू 12/7 है और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 4 है, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा 48/7 वोल्ट। अब कभी कभी होता है पावर डिसिपेशन भी पूछ सकते हैं, पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन के लिए I² R, तो I3² इंटू R, तो I3 की वैल्यू आपके पास है एंड R से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। सो दिस क्वेश्चन यू कैन सी, नॉर्मली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 2 पावर सप्लाई था, बट इस क्वेश्चन में ना 3 पावर सप्लाई है। तो हम ना डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेंगे, देखो आप ना कैसे भी डायरेक्शन ऑफ करंट ले लो, किसी 2 ब्रांच से I1 ले लो और किसी एक ब्रांच में I3 ले लो तो चलेगा। बट अगर आपको प्रॉपर्ली अगर देखना है तो क्या करना है, सबसे पहले ना आप सर्किट में देखो सबसे हाईएस्ट वाला पोटेंशियल कौन सा है। तो ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो आप पहले हाईएस्ट पोटेंशियल को लिख लो। फिर उसके बाद जो 2 ब्रांच बचे हैं उनमें पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है और 1 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट और 1 वोल्ट को एक साथ में लिख लो, ऐड करो, कितना आ गया 3। अगर हाईएस्ट पोटेंशियल उनके एडिशन के इक्वल अभी भी है, अगर हाईएस्ट पोटेंशियल उनके पोटेंशियल के इक्वल अभी भी है, तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 वोल्ट। तो करंट 4 वोल्ट से स्टार्ट होगा, ऐसा समझ लेना कि आप सबसे हाईएस्ट वाला पोटेंशियल ले लो, उसका जो बाकी 2 पोटेंशियल ऐड करो, अगर हाईएस्ट पोटेंशियल अभी भी 2 पोटेंशियल के एडिशन से ज्यादा है तो करंट यहां से स्टार्ट होगा, वो आगे जाकर स्प्लिट होगा 2 ब्रांच में, 3 ब्रांच में, जो भी होगा वैसे लेना। बट अगर मान लो ना फॉर एग्जांपल वैसा नहीं होता, जैसे ये 4 है, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो मान लो 2 की वैल्यू 2 ही रही होगी, जैसे यहाँ पे ये 2 था, ये 1 था, तो 2 1 और 3 हो गया, तो 1 की जगह पे मान लो कि वो 3 वोल्ट रहा होता, तो क्या होता, ये 4 लेते और ये 5 होता, ये उल्टा हो जाता। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि
करंट मेरा ना कहां से शुरू होगा, 4 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम 4 वोल्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम 3 वोल्ट, ऑल्सो फ्रॉम 3 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 स्ट्रॉन्ग पावर सप्लाई है जो असिस्ट करते हैं असेंबली में। तो अगर मान लो ये दोनों इक्वल होता तो किसी एक से ले लेते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखो कि अगर कम होगा, ये अगर ज्यादा होगा तो आपको एक ही बैटरी से आपको पावर सप्लाई रिलीज करना, बट अगर वो वैल्यू कम हो जाता है एडिशन के तो उस बैटरी से तो जाएगा ही, रिलीज होगा ही, उसके अलावा जो सेकेंड ग्रेटेस्ट ईएमएफ होगा उसमें से भी पास होगा। ठीक है, बस इतने पॉइंट को आप याद कर लो। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये अगर आप नोट कर लोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। तो यहां पे अब क्या होगा, 4 वोल्ट से हमने क्या किया कि करंट रिलीज होगा। तो हमने ऐसा लिया था कि जब ये करंट डिवाइड, तो इसको हमने I3 अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये आगे स्प्लिट होकर क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक को हमने, ये I2 वाला ब्रांच है तो उसको I2 ले लिया, इस ब्रांच में हमने जो करंट है उसको I1 ले लिया। ठीक है, तो ये करंट I1। देखो अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ पे पॉजिटिव को करंट एंटर कर रहा है, फिर नेगेटिव से लीव कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि ये दोनों के इफेक्ट ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देते। तो अब क्या होगा, इस ब्रांच से I1 करंट जाएगा, वही करंट इसमें से I1 यहां से पास होगा, इस ब्रांच में करंट I2 पास होगा, जितना करंट यहां से निकला है उतना करंट क्या करेगा, उसको अप्रोच करेगा। अब हमारा जो टास्क है हाई एंड लो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, ये मैं रब कर देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट सिलेक्शन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये क्या कह रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या पे एंटर कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, यहां से लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल हो गया। फिर ये ब्रांच में आ जाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, ये ब्रांच में कर रहा है, एंटर कर रहा है तो हाई पोटेंशियल, ये यहाँ पे ये ब्रांच में होता है, ये पॉइंट पे एंटर कर रहा है हाई पोटेंशियल, ये पॉइंट पे लीव कर रहा है तो लो पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, ये पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है रेजिस्टर के तो ये हाई पोटेंशियल, ये पॉइंट पे लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमने डिसाइड कर लिया। अब हमको क्या लेना है, लूप लेना है। तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम में है तो हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम में ऐसे लूप ले लिया, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम में हमने लूप ऐसे ले लिया। अब प्रॉब्लम कैसा होता है कि ईच लूप में ये A B C D E F, अब ईच लूप में ना 2 पावर सप्लाई है। तो अब जब हम लेते हैं ना तो हम कहां पे लेंगे, बिगर पावर सप्लाई लोगे तो बिगर पावर सप्लाई ले लो। तो बिगर पावर सप्लाई यहाँ पे स्टैंड हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो किधर जाओगे, राइट में जाओगे, उस ब्रांच में आप राइट में एरो ड्रॉ कर दो और उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन कर लो। अब क्या होता है, यहाँ पे दोनों में कौन सा पावर सप्लाई ग्रेटर है, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट यहाँ पे करोगे, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाके देखो तो इस डायरेक्शन में ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, पहले कौन सा लूप लिया हमने, इन लूप A B C F। सो इन लूप A B C F A क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले बड़ा वाला पावर सप्लाई से आप स्टार्ट करो। यहाँ पे ये कितना है, 2 वोल्ट है। आप ऐसे जा रहे हो लूप के हिसाब से देखो, तो आप राइट में जा रहे हो तो कहा हाई टू लो पोटेंशियल, तो 2 वोल्ट क्या हो गया, -2 हो गया। अब ये क्या होगा, आप हाई टू लो जा रहे हो ना, हाई टू लो मतलब माइनस होगा, हाई टू लो मतलब माइनस। कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है। करंट कितना उस ब्रांच में, I1 करंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं, फिर इस ब्रांच में अब ये कौन सा रेजिस्टेंस, यहाँ कहां से जा रहे हैं, लो टू हाई आ रहे हैं। लो टू हाई का मतलब क्या, प्लस, रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, ब्रांच में कितना करंट है, I2 है, तो ये 3I2 हो गया। अब क्या होगा, और आगे बढ़ते तो आप एक और ईएमएफ हो गया। ये ईएमएफ क्या होगा, आप लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई मतलब प्लस होगा, कितना वैल्यू है उसका, 1 वोल्ट है, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। तो अब ये -2 और ये +1 को सिंप्लीफाई करोगे तो -1 हो जाएगा। तो या अब इतना जरूरत भी नहीं है, तो ये क्या है, -4 I1 को यही रहने दिया हमने, प्लस क्या हो गया, ये 3I2 हो गया। तो अब ये दोनों को सिंप्लीफाई किया तो होगा -2 और +1 क्या हो गया, -1 हो गया। अब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक लूप मिल गया हमको। ठीक है, अब दूसरे लूप में आ जाते हैं। सेकंड लूप क्या हो गया, सो इन लूप, तो सेकंड कौन सा लूप ले लेते हैं, F C D E F। ठीक है, अब वापस हम बिगर पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जाना है, इस साइड जाना है ना, तो बिगर पावर सप्लाई, तो हाई टू लो, लूप के हिसाब से इस साइड जाना है। तो हाई टू लो, हाई टू लो मतलब माइनस साइन, क्या होगा, -4। फिर यहाँ पे आप इस रजिस्टर से पास हो रहे, लो टू हाई मतलब प्लस होगा, लो टू हाई प्लस होगा। कितना ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितना, I3 है। फिर क्या होगा, ये ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब यहाँ पे जाते हैं, लो टू हाई, लो टू हाई मतलब क्या होगा, प्लस होगा। कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस है।
और कितना करंट उसमें से पास हो रहा है, I2 करंट पास हो रहा है। फिर और आगे जाते हैं, यहाँ पे ये ईएमएफ मिल गया, कहां लो टू हाई मतलब प्लस हो गया, कितना वोल्ट है 1 वोल्ट है, इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। तो अब इसमें ना I3 को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करोगे I3 की वैल्यू, तो I3 की वैल्यू एक्सटेंड, तो ये क्या होगा -4 और +1 मिलके क्या हो जाएगा -3 हो गया, ये हो गया +2, I3 का वैल्यू I1 प्लस I2 ना, I3 इज डिवाइडिंग टू I1 प्लस I2। मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लिखा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो, है ना। तो चलो ठीक है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया I3 हो गया, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने I3 के पे I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा ये 3I2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 और 4 यहाँ पे -3 में हो गया। अब ये क्या होगा 2I1, ये 2I1 ही रहेगा। अब क्या होगा 2I2 3I2 से ऐड होकर क्या हो जाएगा 5I2, ये -3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, ओपन ब्रैकेट को ओपन करके फिर देखो एडिशन करके आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या करना है, हम वैल्यूज को देख लेते हैं। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में देखो ना, अब यहाँ पे ना ऑलरेडी माइनस है, तो बेटर होगा ना, इसको 4 है और यहाँ पे 2 है। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो पहले इक्वेशन था 1 वो क्या है, इक्वेशन 1 को फिर से लिखो यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, -4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो क्या होगा 4I1 हो जाएगा प्लस 10I2 हो गया प्लस 6 हो गया। ये कैंसिल होगा, वैल्यू ये कैंसिलेशन हो गया। यहां पे कितना हो गया 13I2 हो गया ये, और 6 प्लस 1 क्या होगा 7 हो गया। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/13 एम्पियर। तो 7/13 एम्पियर आपका फर्स्ट वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, इस वैल्यू को आप पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, तो ये सेकंड इक्वेशन में बेटर लग रहा है मुझे। सो पुट, क्या पुट किया हमने, I2 इज इक्वल टू 7/13 एम्पियर। किसमें पुट कर दिया, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो 2 का वैल्यू 2 है, I1 का वैल्यू I1 है, प्लस हम अब इस बार ना I2 का वैल्यू पुट करें, ध्यान देना, हम वैल्यू पुट करें I2 का। तो क्या होगा 2I1, ये 5 हो गया, I2 का वैल्यू क्या है 7/13 हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये क्या होगा 2I1 प्लस 35/13 इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा 2I1 इज इक्वल टू ये 3 माइनस 35/13 हो गया। तो एलसीएम मिलोगे तो ये 13 होगा, 13 3 जा 39 माइनस क्या 35। तो ये क्या हो जाएगा 2I1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4/13 हो गया। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, ये कैलकुलेशन करना तो करो ना, तो ये क्या होगा 2/13 एम्पियर। अब हमको क्या मिलेगा, I1 की वैल्यू मिल गई और I2 की वैल्यू मिल गई। अब I3 निकाल सकते हैं हम, I3 का वैल्यू क्या होगा, I3 इज I1 प्लस I2 इक्वल टू 7/13 प्लस 2/13। तो ये कितना हो जाएगा 9/13 एम्पियर। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किरचॉफ लॉ में क्या होता है, आपको रूल्स समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं यहीं पे क्लास को वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं किरचॉफ लॉ के ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट थोड़े से डिफरेंट लेवल के, कि जहां पे हमारा लॉजिक किरचॉफ लॉ से तो लिंक्ड है, बट थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक भी लगाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।